हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज मैं आपके लिए एक नेमिंग रिएक्शन लेके आया हूँ जिसका नाम है मैनिक रिएक्शन। तो इस वीडियो में मैं आपको रिएक्शन के बारे में ब्रीफ करूँगा और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एकदम इजी वे में सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री से शुरू करूँगा, इसकी एकदम स्मॉल हिस्ट्री एक्सप्लेन करूँगा आपको कि मैनिक रिएक्शन का नाम जो है वो एक जर्मन केमिस्ट कार्ल अल्रिच फ्रेंच मैनिक ने मैनिक के नाम के बाद पढ़ा जब उन्होंने 1912 में इस रिएक्शन का बेसिक मैकेनिज्म दिया था कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है। तो जो ये कार्ल मैनिक थे, ये 1927 से 1943 तक ये प्रोफेसर थे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में। और इनके जो मेन एरियाज थे एक्सपर्टीज़ के वो थे कीटो बेसिस, अल्कोहल बेसिस, पाइपिडिन डेरिवेटिव्स, पापावरिन, लैक्टोन एंड डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड। तो ये इसकी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इसमें हिस्ट्री में दो रिएक्शन आपको बताऊंगा। तो इसमें 1903 में दो साइंटिस्ट थे, बी टॉलेंस एंड बॉन मार्ले। तो इन दोनों ने एक ऑब्जर्वेशन करी कि जब भी हम एसिटोफिनॉन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ और अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो हमें एक टर्शरी अमाइन की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये इन दोनों साइंटिस्ट ने 1903 में ये ऑब्जर्वेशन की थी। और इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो 1912 में कार्ल मैनिक ने दिया था। देन उसके बाद 1917 में कार्ल मैनिक ने एक टर्शरी अमाइन को आइसोलेट किया। ये टर्शरी अमाइन है, इसको आइसोलेट किया। ये उन्होंने क्या किया, एंटीपायरिन को सेम आइडेंटिकल कंडीशंस यूज़ की जिसमें उन्होंने फॉर्मल्डिहाइड और अमोनियम क्लोराइड ये दोनों रिएक्टेंट लिए और एंटीपायरिन के साथ रिएक्ट किया और उन्हें एक टर्शरी अमाइन की फॉर्मेशन मिली। ठीक है, तो इस रिएक्शन की हेल्प से उन्होंने इस रिएक्शन को जर्नलाइज कि हम ये सिमिलर आइडेंटिकल कंडीशंस लेंगे तो हमें एक टर्शरी अमाइन की फॉर्मेशन होगी, और यही अभी मैनिक रिएक्शन है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि मैनिक रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है और कौन कौन से रिएक्टेंट हैं, क्या क्या मैनिक रिएक्शन के फीचर्स हैं, वो सारे मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैनिक रिएक्शन अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो मैनिक रिएक्शन एक कंडेंसेशन रिएक्शन है और इसमें मेनली तीन रिएक्टेंट की कंडेंसेशन होती है। सबसे फर्स्ट बात करूं तो फर्स्ट में आ जाता है एक CH एक्टिवेटेड कंपाउंड जो कि अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। सेकंड रिएक्टेंट आता है हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन, या फिर उस भी यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड आता है नॉन एनालाइजेबल अल्डिहाइड और कीटोन। तो जब ये तीनों रिएक्टेंट का रिएक्शन होता है, उनकी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है अमाइनो अल्काइलेटेड डेरिवेटिव जो कि एक टर्सरी अमाइन है। और इसी अमाइनो अल्काइलेटेड डेरिवेटिव को हम बोलते हैं मैनिक बेस, और ये पूरा रिएक्शन हमारा आ जाता है मैनिक रिएक्शन। अब इसकी रिएक्शन डायग्राम से समझते हैं कि ये रिएक्शन कैसे कैसे होता है। तो इसमें मैंने बोला आपको कि तीन रिएक्टेंट मेनली यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्टेंट आ जाता है इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड जो कि अल्फ़ा पोजीशन पे एक्टिवेटेड होता है। ये मैं आपको आगे इसके फीचर्स में भी एक्सप्लेन करूँगा, सभी कंपोनेंट्स के बारे में। दूसरा रिएक्टेंट आ जाता है हमारा नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड और कीटोन। और थर्ड आ जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन या फिर इसके हाइड्रोक्लोराइड्स। अब जब ये तीनों रिएक्टेंट का रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन हमारा एसिड कंडीशन में भी प्रोसीड कर सकता है और बेसिक कंडीशंस में भी प्रोसीड कर सकता है। और विद द हेल्प ऑफ सूटेबल सॉल्वेंट जो कि हमारा आ जाता है, कोई भी अल्कोहल हो सकता है, वाटर में भी रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है और एसिटिक एसिड में भी प्रोसीड कर सकता है। तो जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा मैनिक बेस जो कि हमारा एक अमाइनो अल्काइलेटेड डेरिवेटिव है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं मैनिक रिएक्शन जिसमें ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो अब भी इसके जनरल फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला फीचर है कि जो हमारा CH एक्टिवेटेड कंपाउंड है
जो कि अल्फ़ा पोजीशन पे एक्टिवेटेड होता है। हमारा जो CH एक्टिवेटेड कंपाउंड है वो अल्फ़ा पोजीशन पे एक्टिवेट होता है, और ये CH एक्टिवेटेड एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है, या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव भी हो सकता है, ये बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, ये नाइट्रो अल्केन्स या फिर इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फिनोल्स। लेकिन जो हमारे फिनोल्स हैं वो अल्फ़ा पोजीशन पे नहीं, वो अपनी ऑर्थो पोजीशन पे एक्टिवेट होते हैं। एंड इसके साथ में हमारा टर्मिनल अल्काइंस भी हम CH एक्टिवेटेड कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है, तो इस फीचर में ऐसा है कि जो हमारा अमाइन कंपोनेंट है उसमें हम सिर्फ एलिफेटिक अमाइन ही इस रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइंस या फिर उनके हाइड्रोक्लोराइड्स यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हमारे एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो इस रिएक्शन में रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में सिर्फ यही है कि एरोमेटिक अमाइंस हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, ओनली एंड ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइंस या फिर उनके हाइड्रोक्लोराइड्स इस रिएक्शन में हम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट फीचर है कि जब भी हम जो भी हमारा नॉन एनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉर्मल्डिहाइड ही रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट फीचर है हमारा कि जब भी हम अमाइन कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो अमाइन कंपोनेंट में हम प्राइमरी अमाइन भी यूज़ कर सकते हैं और सेकेंडरी अमाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों केसेस में अलग अलग कंडीशंस अराइज होती हैं। तो जब हम प्राइमरी अमाइन यूज़ करेंगे तब हमारे पास इनिशियली जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा हमारा बीटा अमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि फर्दर रिएक्शन में जाएगा और एक NN डाई अल्काइल डेरिवेटिव दे देगा, जो कि हमारा टर्सरी अमाइन होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, लेकिन जब हम सेकेंडरी अमाइन यूज़ करेंगे, प्राइमरी अमाइन की जगह पे सेकेंडरी अमाइंस यूज़ करेंगे, तो ये ओवर अल्काइलेशन वाला इशू नहीं आएगा। तो ये इन दोनों केसेस में कंडीशंस बनेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट फीचर है कि जो हमारा रिएक्शन मीडियम है वो यूजुअली प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जैसे कि हो गया इथेनॉल, मिथेनॉल, वाटर या फिर एसिटिक एसिड। तो इस प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ हमें इंश्योर करता है कि हमें इलेक्ट्रोफिलिक इमीनियम आयन की कंसंट्रेशन हाई अमाउंट में बन रही है हमारे रिएक्शन के लिए, जो कि अमाइनो अल्काइलेशन के लिए यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक इमीनियम आयन की कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी, तो अमाइनो अल्काइलेशन वाले स्टेप में इशू आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है कि जो हम अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, अब कीटोन में तो हम सिमेट्रिकल भी ले सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी कीटोन्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसमें अनसिमेट्रिकल कीटोन्स यूज़ करेंगे तो एक कंडीशन अराइज होगी जिसमें कि रेजियो आइसोमेरिक मैनिक बेसिस फॉर्म हो जाएंगे। अब मल्टीपल कंपाउंड्स मिलेंगे तो उसमें से जो कंपाउंड ज़्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्फा पोजीशन की अमाइनो अल्काइलेशन की वजह से बना होगा वो कंपाउंड हमारा डोमिनेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गए इसके रिएक्शन के जनरल फीचर्स। इसमें हमने हर एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम चलेंगे इसके मैकेनिज़्म की तरफ। इसका मैकेनिज़्म बहुत ही सिंपल है, इजीली 3 स्टेप में ये मैकेनिज़्म पूरा हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट। तो ये रिएक्शन मेनली एसिडिक और बेसिक दोनों ही कंडीशन में प्रोसीड कर सकता है, लेकिन जो हमारी एसिडिक कंडीशंस हैं वो ज़्यादा कॉमन होती हैं, या हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो इसमें 3 स्टेप में ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। स्टेप 1 में सिंपली इमीनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। स्टेप 2 में जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होता है उसकी इनॉल फॉर्म में कन्वर्जन हो जाती है, और थर्ड स्टेप में हमारा मैनिक बेस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब हम ये एक एक स्टेप अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। तो स्टेप 1 में सिंपली हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमीनियम आयन होगी। ये फर्स्ट स्टेप है हमारे रिएक्शन मैकेनिज़्म का। तो अगर बेसिक सिंपल वे में बताऊं तो इसमें सिंपली हमारा जो अमाइन कंपोनेंट है और जो हमारा नॉन एनोलाइजेबल कंपाउंड है
उन दोनों का रिएक्शन होगा और उसके रिएक्शन का जो हमें अल्टीमेट प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा हमारा इमीनियम आयन। अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है? तो सबसे पहले जो हमारा इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड होता है, ये हमारा इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये जब सॉल्वेंट में होगा तो ये एक प्रोटॉन सॉल्वेंट से ले लेगा और ये प्रोटोनेटेड इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब ये कंपाउंड हमारा प्रोटोनेट हो गया है, तो प्रोटोनेट कंपाउंड पे हमारा जो अमाइन कंपोनेंट है वो रिएक्ट करेगा। अब जैसे ही ये हमारे इस प्रोटोनेटेड नॉन एनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड पे रिएक्ट करेगा तो ये एक प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करेगा और प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करते ही हमें हेमी एमिनल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब बात करूं कि हेमी एमिनल क्या होता है, तो हेमी एमिनल एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइन कंपोनेंट सेम कार्बन एटम पे अटैच होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा R4 और एंड R5 के बीच में ये हमारा कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पे हमारा ये अमाइन कंपोनेंट लगा हुआ है एंड यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये दोनों ही कंपाउंड जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अमाइन ग्रुप, ये दोनों ही सेम कार्बन एटम पे अटैच होंगे, तो वो हमारा कंपाउंड होता है हेमी एमिनल कंपाउंड। फिर सिंपली ये हेमी एमिनल कंपाउंड एक वाटर मॉलिक्यूल को लूज करेगा और हमें एक इलेक्ट्रोफिलिक इमीनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। हमें हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इमीनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। तो स्टेप 2 में सिंपली हमारी फॉर्मेशन होगी इनोल फॉर्म की। जो हमारा कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है उस कंपाउंड की इनोल फॉर्म में फॉर्मेशन हो जाएगी। इस स्टेप में इतना कुछ प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, एकदम सिंपल है कि जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा टोटोमराइजेशन से। अब टोटोमराइजेशन क्या होती है? टोटोमराइजेशन एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें विद इन द सेम मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फैशन में एक सिंपल प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। इस मॉलिक्यूल के बीच में ही प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा और हमारा कंपाउंड अगर कीटो फॉर्म में है तो वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इनोल फॉर्म में है तो वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड कीटो फॉर्म में था और ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र की हेल्प से। तो हमें अब मिल गया है इनोलाइज्ड कार्बोनिल कंपाउंड। स्टेप 1 में हमें मिला इमीनियम आयन एंड स्टेप 2 में हमें मिला इनोलाइज्ड कार्बोनिल कंपाउंड। अब चलेंगे हम स्टेप 3 की तरफ। अब स्टेप 3 में हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें कि सिंपली फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी मैनिक बेस की। तब इसमें मैं अगर सिंपली बात करूं तो इसमें जो हमारे 2 प्रोडक्ट बने हैं स्टेप 1 में और स्टेप 2 में। स्टेप 1 में हमारा बना इमीनियम आयन एंड स्टेप 2 में बना हमारा इनोलाइज्ड कार्बोनिल कंपाउंड। तो इन दोनों कंपाउंड का रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के बाद हमें मैनिक बेस मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो इसमें क्या होगा कि इस रिएक्शन में हमारा जो इमीनियम आयन है वो रिएक्ट करेगा इनोलाइज्ड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। ठीक है, ये हमारा इनोलाइज्ड कार्बोनिल कंपाउंड है और ये इमीनियम आयन है, ये रिएक्ट करेगा इस पोजीशन पे, अल्फ़ा पोजीशन पे रिएक्ट करेगा और अल्फ़ा पोजीशन पे रिएक्ट एक अल्डोल टाइप रिएक्शन की तरह से करेगा और हमें सिंपली एक इंटरमीडिएट मिलेगा और ये इंटरमीडिएट एक प्रोटॉन लूज़ करने के बाद हमें मैनिक बेस की फॉर्मेशन हो जाएगी और हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हमें फाइनल प्रोडक्ट जो कि एक मैनिक बेस है जिसे हम अमाइनो अल्काइलेटेड डेरिवेटिव भी बोलते हैं और टर्शरी अमाइन भी हमारा ये कंपाउंड रहता है, तो हमें मैनिक बेस की फॉर्मेशन हो जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस हैं, तो एप्लीकेशंस की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। इसमें सिंपली मैंने रिएक्शन में आपको बेसिक एक ब्रीफ हिस्ट्री बता दी, आपको मैंने रिएक्शन के बारे में बता दिया कि रिएक्शन क्या है, उसके जनरल फीचर्स क्या है और फाइनली आपको मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी रिएक्शन का बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें कुछ नया लेके आऊँगा। सो थैंक यू।